जी हाँ, जैसा आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है सिद्धांत, अवधारणा एवं मान्यताएँ। ये सिद्धांत, अवधारणाएँ, मान्यता एवं परंपराएँ भी होती हैं ये सब लेखांकन के लिए होती हैं और टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स में इन चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स में ही नहीं, कॉमर्स से संबंधित हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। जैसा कि आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है और क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है। ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? सामान्य संचय यानी एक जैसे घर में लोग एक गुल्लक बना लेते हैं, उस गुल्लक में पैसे को जमा करते रहते हैं और किसी भी समय जब पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसकी पूर्ति कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक सामान्य संचय है। सामान्य संचय एक खाता खोल दिया गया, उसमें लाभ का 20% जमा करता है। तो ये किस अवधारणा के अंतर्गत ये नियम को अपना रहे हैं, ये काम कर रहा है व्यापारी, इसके बारे में हमें देखना है। इससे संबंधित हमें यहाँ मिल रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वसूली की अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है रूढ़िवादिता की अवधारणा, तीसरा है एकरूपता की अवधारणा, चौथा है मुद्रा मापन की अवधारणा। यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा, आपने भी गैस कर लिया होगा। सही ऑप्शन है रूढ़िवादिता की अवधारणा, क्योंकि रूढ़िवादिता के अवधारणा के अनुसार ही ये बात कही जाती है कि भविष्य में होने वाली संभावित जितनी भी संभावित हानियां हैं, उन सब की व्यवस्था कर ली जाए और लाभ की चिंता बिल्कुल भी नहीं की जाए। लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन लाभ के स्थान पर अगर हानि कोई भी हो जाती है, संभावित हानि, तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी है, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होता है। तो रूढ़िवादिता की अवधारणा का जो ऑप्शन बी है, वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ रहा है, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन है रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है लेनदारों पर छूट प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी है अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में। ऑप्शन सी है वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इससे ऊपर के क्वेश्चन में भी था संचय, तो यहाँ भी अप्राप्य ऋण, जो बी ऑप्शन है अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, ये भविष्य के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। चालू व्यवसाय, चालू व्यवसाय यानी व्यवसाय अनंत समय तक चालू रहेगा। ऑप्शन है इसके लिए स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर हिरास लगाने का। ऑप्शन बी है सहायक कंपनियों के लेखों की उनकी मूल कंपनियों के लेखों में समेकित करने का। ऑप्शन सी है प्रतिभूतियों बाजार मूल्य को प्रकट करने का। ऑप्शन डी है आय वितरण में विक्रय एवं परिचालन सूचना को। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा ए, स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर हिरास लगाने का। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा क्वेश्चन नंबर 4 है द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देनों को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं। द्विपहलू या द्विपक्षीय अवधारणा एक ही बात है।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, दोहरा खाता प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, एकल लेखा प्रणाली और इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन जो होगा, वो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली नहीं, दोहरा लेखा प्रणाली। वी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, लेखांकन की यह वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ हमारा होगा सी, मिलान। जब मिलान किया जाता है तभी अंतिम खाते बनते हैं और जिसमें सारे लेखे किए जाते हैं। तो यहाँ मिलान जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, मिलान। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आय मापी जाती है, आय मापी जाती है। ऑप्शन है द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर, एक रूपता अवधारणा के आधार पर, अनुरूपता अवधारणा के आधार पर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा सी, अनुरूपता अवधारणा के आधार पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नांकित या निम्नलिखित समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम है। यानी द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार कौन सा समीकरण इनमें सही है? तो जो सही समीकरण है द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार, वो है सी, पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है लेखांकन के लिए। जर्नल, जर्नल के बाद हम कैशबुक सीखते हैं और जर्नल से ही पोस्टिंग करते हैं लेजर में और उससे फिर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स। ये पूरी प्रक्रिया अगर आपने सीख रखी है तो ये क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से देख समझ सकते हैं। तो पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां, सी आंसर राइट है। अगले आंसर की क्वेश्चन की ओर को चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा क्या है? क्वेश्चन है, अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा क्या है? अब ये क्वेश्चन को स्क्रॉल करते समय आपने देख ही लिया था क्योंकि आंसर इसका ऊपर को हो गया था। तो देख सकते हैं आंसर यहाँ पर जो है वो डी आंसर है, इसीलिए मैंने यहाँ दिखा दिया है क्योंकि ये चीज़ जो है आपको पहले ही दिख गई थी। तो विवेकपूर्ण ये आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है? लेखा विधि का सिद्धांत हमें देखना है। सिद्धांत यानी नेगेटिव क्वेश्चन है ये, नेगेटिव आंसर यहाँ पूछा जाएगा। यहाँ पूछ रहा है सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत देखें, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ देखें सिद्धांत नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली ये लेखा करने की एक विधि है, एक प्रणाली है, ये सिद्धांत नहीं है। और जो नीचे BCD जो दिखाई दे रहे हैं वो सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? यानी व्यापार का स्वामी अपने ही व्यापार का लेनदार होता है, किस अवधारणा के अनुसार होता है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, व्यावसायिक इकाई अवधारणा। तो यहाँ जो आंसर राइट होगा व्यावसायिक इकाई अवधारणा, जो कि व्यापारी को और व्यापार को अलग अलग करती है। दोनों का अस्तित्व अलग होता है, दोनों का महत्व अलग होता है। अगला क्वेश्चन, लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता। लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो यहाँ
दीर्घकालीन ठेका कार्यों में, बिजली उत्पादन एवं वितरण में, जहाजी कंपनियों में और रेलवे में। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा दीर्घकालीन ठेका कार्यों में, क्योंकि वसूली जब ही होती है जब वस्तु सुपुर्द कर दी जाती है या सेवा सुपुर्द कर दी जाती है तब। और दीर्घकालीन ठेका है, ये तो लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 है, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? अगर आप इंटर के स्टूडेंट भी हैं तब भी आप इन क्वेश्चंस की अभी से तैयारी शुरू कर दें, जिससे आपको अभी से तैयारी होती चली जाएगी और आप कॉमर्स से संबंधित एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? यहाँ ऑप्शन है भौतिकता की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा और एक रूपता की अवधारणा। यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी होगा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है? यहाँ भी एक नेगेटिव आंसर है ये, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है नहीं है। तो निम्न में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है? एक रूपता भी है, संपूर्ण प्रकटन भी है, महत्वपूर्णता भी है। यहाँ जो नेगेटिव है वो गोपनीयता। गोपनीयता कोई प्रथा नहीं है। ये अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है व्यापारी के कि वो गोपनीयता को बनाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सॉरी, यहाँ भी आंसर स्क्रॉल करते हुए दिख गया, फिर भी सामान्यता स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है। सामान्यता स्वीकृत सिद्धांतों का आधार। सारे सिद्धांत मान्यताओं पर आधारित होते हैं, मान्यताओं के आधार पर ही सिद्धांत चलते हैं। इसका राइट आंसर मान्यता है, यानी ए। फिर यहाँ दिख चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखांकन नियम फिर विधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और इन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। इसे निम्नलिखित लेखांकन प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आंसर तो दिख ही चुका था। सुसंगति, यानी समानता बनी रहे, सुसंगति बनी रहे, विसंगति ना हो, इसलिए विधियों में, पद्धतियों में, नियमों में परिवर्तन प्रत्येक वर्ष नहीं किया जाता है। पहले वर्ष जो नियम, जो पद्धतियां अपना ली जाती हैं, उसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष खाते बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन है, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पूंजी खाता। तो पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? ये पृथक व्यवसाय के अंतर्गत आना चाहिए, यानी आंसर इसका ए राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में मान्यता होती है। चलित कारोबार, जो कारोबार चल रहा है, हमें पॉजिटिव रहना है कि हमारा जो व्यापार है वो लंबे समय तक, लंबी अवधि तक, जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए चालू रहेगा। ऑप्शन यहाँ हमारा होता है अपरिमित अवधि, अमुचित या बमुचित, ये अमुचित शब्द है बी, दीर्घकालीन, अल्पकाल और 1 वर्ष, ये यहाँ पर नहीं है। अपरिमित जो अवधि है वो यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। ये क्वेश्चन सभी को ज़्यादातर पता होगा।
बाजार मूल्य पर नहीं किया जाता, लागत मूल्य पर नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, दोनों की तुलना की जाती है। बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो कम होता है उसी पर इसको दिखाया जाता है, इसी पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी सी आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वसूली की अवधारणा है। वसूली की अवधारणा है जब आदेश प्राप्त हो जाए। बी है जब ग्राहक को माल की आपूर्ति दे दी जाए। जब देनदार से रकम प्राप्त हो जाए और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ वसूली की अवधारणा तभी लागू होती है जब ग्राहक को माल की आपूर्ति दे दी जाए, सुपुर्दगी कर दी जाए। बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ मेरे पढ़ाने की जो बोलने की गति है बहुत ये इस हिसाब से है कि सबके समझ में आ जाए सारी बात, पूरा स्पष्टीकरण। अगर आपको स्पीड हल्की लगे तो आप वीडियो के ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट में जाकर के उसकी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और वो क्वेश्चन हमारे पास है। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? ऑप्शन है मुद्रा की अवधारणा, मुद्रा माप की अवधारणा, लागत अवधारणा, वसूली अवधारणा और पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो यहाँ वसूली अवधारणा का यहाँ पर उल्लंघन है, यानी सी आंसर राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन अगला है। लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता। नेगेटिव यहाँ आंसर है, पूछ रहा है नहीं होता। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। दीर्घकालीन निर्माण ठेका संविदाओं में, बाकी रेल यातायात में ये लागू होता है, खदान उद्यान में भी लागू होता है, सेवा उद्योग में भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और क्वेश्चन हमारे पास है लेखांकन समीकरण आधारित है। तो लेखांकन समीकरण जो आधारित है वो, क्योंकि हमारे यहाँ ये हमारे यहीं नहीं पूरे विश्व भर में डबल एंट्री सिस्टम ही चलता है और उसी के आधार पर हमारे पास द्विपक्ष अवधारणा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लेखांकन की स्वत अवधारणा लागू होती है एकल स्वामित्व वाली संस्था पर, साझेदारी फर्म में, संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर, तो यहाँ उपरोक्त सभी पर। यहाँ जो राइट आंसर होगा संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर होगा, क्योंकि एकल स्वामित्व और साझेदारी में जो जो दायित्व है इनका वो असीमित होता है। एकल में और साझेदारी में इनका दायित्व असीमित होता है, लेकिन यहाँ पर सीमित होता है। तो लेखांकन के स्वत अवधारणा जो लागू होती है वो यहाँ होती है, जितना इन्होंने लगाया है उसी तक इनका दायित्व सीमित होगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक चिट्ठे में सांयोगिक दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है उसका नाम है। ऑप्शंस संगति, महत्वपूर्णता, प्रकटीकरण और संरक्षण था। आर्थिक चिट्ठे में सांयोगिक दायित्व प्रकटीकरण यहाँ पर होगा। दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के, यहाँ प्रकटीकरण आंसर होना चाहिए सी। सी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आर्थिक चिट्ठी में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण है लेखांकन परंपरा। वो लेखांकन परंपरा कौन सी है? इससे ऊपर भी अभी क्वेश्चन में आपने देखा प्रकटीकरण था और यहाँ भी प्रकटीकरण है। यहाँ बात आ रही है संभाव्य दायित्व की। तो संभाव्य दायित्व को चिट्ठी में नोट के रूप में दिखलाया जाता है वो प्रकट करने के लिए, जिससे वो प्रकट रहे, दिखता रहे, इसलिए। तो प्रकटीकरण इसका आंसर भी प्रकटीकरण होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, संभाव्य दायित्व को लेखा विवरणों में टिप्पणी के रूप में जोड़ने की प्रथा निम्न के अनुसार है। यहाँ भी आंसर प्रकटीकरण की प्रथा का ही होगा, यानी एक से ही 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दिख रहे हैं। डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, रहतिया का लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया एक उदाहरण है। जो कम हो उसके बारे में रूढ़िवादिता की अवधारणा, एक रूपता की अवधारणा, लागत अवधारणा और वसूली की अवधारणा। यहाँ भी आंसर इसका रूढ़िवादिता होगा। रूढ़िवादिता ही कहती है भविष्य में लाभ की चिंता न करके भविष्य में होने वाली हानियों की चिंता यानी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ए क्वेश्चन 28 है और 28 क्वेश्चन कह रहा है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ दिख रहा है। सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है और क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिससे रहतिया की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है वो कहलाती है। आप इससे अपने पास नोट्स भी इनको कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिससे रहतिया की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है वो कहलाती है। वो प्रक्रिया है सतत रहतिया विधि, यानी रहतिया का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, विधि में इसमें चलता रहता है। यही इसकी विधि है, सतत रहतिया विधि। यही इसका राइट आंसर होगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है। लेखांकन को सामान्यतः व्यापार की भाषा माना जाता है, ये तो सही है। लेखांकन सिद्धांत के बारे में अनेक विचारधाराएं हैं, सही है। लेखांकन समीकरण पर आधारित है, ये भी सही है। लेखांकन में रूढ़िवादिता के सिद्धांत की प्रयुक्तता नहीं है, ये यहाँ पर नेगेटिव है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। लेखांकन में रूढ़िवादिता के सिद्धांत की प्रयुक्तता नहीं है, यहाँ असत्य पूछा है जबकि यहाँ होता है, तो डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाभों को प्रत्याशित न करो तथा सभी संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान करो के सिद्धांत का उदय हुआ। इसको कई बार ये क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है, तो इसका जो उदय हुआ है डी है, रूढ़िवादिता की अवधारणा से इसका उदय हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं और वो क्वेश्चन है, स्थायी परिसंपत्तियां आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती हैं। ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांत की अनुपूर्ति हेतु किया जाता है। ऑप्शन है चालू व्यवसाय सिद्धांत, रूढ़िवादिता सिद्धांत, स्थिर मुद्रा मूल्य सिद्धांत और वसूली सिद्धांत। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो वसूली सिद्धांत होना चाहिए, डी। सॉरी, यहाँ आंसर गलत हो रहा, चालू व्यवसाय। एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा देखें। क्वेश्चन है, स्थायी परिसंपत्तियां आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती हैं। ठीक है, ये ही होगा। स्थायी परिसंपत्ति आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती हैं। ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांत की अनुपूर्ति हेतु किया जाता है। आंसर ए होगा, चालू व्यवसाय सिद्धांत। क्योंकि परिसंपत्ति हम तभी ऐतिहासिक लागत के आधार पर तभी दर्शाते हैं जब हमें मालूम है कि हमारा व्यवसाय चालू रहेगा, अनंत समय तक चालू रहेगा। उसी आधार पर हम संपत्तियों को दर्शाते हैं। यहाँ पर क्षमा चाहूँगा, या मेरा आंसर यहाँ गलत हो गया था। खैर, आंसर यहाँ पर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है 33, लेखांकन की तुलना परंपरा का आशय होता है समय अवधि के लाभ की बिक्री
आय से तुलना, समय अवधि के लाभ की विनियोग से तुलना, एक समय अवधि के व्ययों की अन्य समय अवधि के व्ययों से तुलना। आंसर डी ऑप्शन है, एक समय अवधि के व्ययों की उसी अवधि के आगम से तुलना। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जिस वर्ष के हम खाते बनाते हैं उसी समय अवधि के व्ययों की आगम से तुलना की जाती है, तभी हमारे अंतिम खाते तैयार होते हैं, तभी सही निष्कर्ष निकल करके आता है। क्वेश्चन को एक बार देख लें। लेखांकन की तुलना परंपरा, ये जो आंसर एक समय अवधि के व्ययों की उसी समय अवधि की आगम से तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मुद्रा माप की अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित का लेखा किया जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास है, व्यापार में गुण नियंत्रण, विक्रय प्रतिनिधि को दे कमीशन, सी बजटीय नियंत्रण प्रणाली को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त लाभ, और डी होगा उपरोक्त सभी। यहाँ क्वेश्चन को पहले देखें। मुद्रा माप की अवधारणा, मुद्रा माप की अवधारणा क्या कहती है? मुद्रा माप की अवधारणा कहती है कि उन्हीं घटनाओं को लिखा जाता है, उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सके। तो व्यापार में गुण नियंत्रण नहीं मापा जा सकता। विक्रय प्रतिनिधि को दे कमीशन, ये कमीशन मापा जाएगा कि कितना दिया गया है, मुद्रा में इसको मापा जा सकता है। बजटीय नियंत्रण प्रणाली को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त लाभ, इसको नहीं नापा जा सकता। तो विक्रय प्रतिनिधि को जो कमीशन दिया जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है और कह रहा है 35 क्वेश्चन, लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन नहीं होता? तो यहाँ हमारे पास समरूपता, अर्थपूर्णता, रूढ़िवादिता और निरंतरता। यहाँ नहीं होता शब्द लिखा हुआ है। लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन नहीं होता है? क्वेश्चन ये भी कंफ्यूज कर रहा है। सी आंसर रूढ़िवादिता। यहाँ रूढ़िवादिता के अनुसार तो देखेंगे भाई इसको, अभी रूढ़िवादिता इनके अनुसार ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। अति मूल्यांकन नहीं होता, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिलहाल इसका आंसर राइट जो है वो रूढ़िवादिता है। क्वेश्चन नंबर 36, सामान्यतः आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि बिक्री का ठहराव होता है, रोकड़ प्राप्त हो जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है और माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है। वो आंसर इसका राइट होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 38, चालू संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न आधार पर होता है, शुद्ध प्रतिस्थापन मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो। और डी ऑप्शन को देखने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास होता है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खाते में किया जाएगा? व्यवसाय में गुण नियंत्रण, विक्रेता का देय कमीशन। तो विक्रेता का देय कमीशन है, इसका लेखा किया जाएगा, बाकी का नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 40 है, रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा, संपत्तियों का अधिमूल्य, संपत्तियों का अवमूल्य, दायित्व का अवमूल्यन और डूबत एवं संदिग्ध ऋणों का अवमूल्यन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो संपत्तियों का अवमूल्यन होगा। जो अभी एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन था वो इसी तरह का कंफ्यूजन था। यहाँ संपत्तियों का अवमूल्यन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 40 क्वेश्चन आपके पास हो गए। और अगर क्वेश्चन आपके काम के हैं तो बिल्कुल आप इसको तैयार कर लें। ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर लें जिससे सारे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।